credited for the discovery of cell goes to Robert Hooke, but the cells observed by Robert Hooke were actually dead cells, not living cells. ठीक, सेल थ्योरी में सिक्लेडन और शॉन ने ये बोला कि all plants and animals, जो plants और animals होते हैं वो बने हुए होते हैं cells के. Assalamualaikum and welcome back to the channel dear students. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the fundamental unit of life, क्लास 9th biology. अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी जो है इट इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट, जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. यानी कि बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइफ. अब ये जो बायोलॉजी है इसमें हम फिर हमारे पास दो फर्दर ब्रांचेस आते हैं. फर्स्ट वन इज़ बॉटनी एंड द सेकंड वन इज़ ज़ूलॉजी. बॉटनी जो है, बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में और ज़ूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स में जो है ह्यूमन्स भी आते हैं. तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं. जो जिंदा चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में. बायोलॉजी के फर्दर दो मेन ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज़ बॉटनी एंड द सेकंड वन इज़ ज़ूलॉजी. बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. अब ये जो बायोलॉजी है इसका जो फादर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एरिस्टोटल. यानी कि एरिस्टोटल को जो है हम मानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी. यानी कि एरिस्टोटल ने बहुत सारा काम किया है बायोलॉजी में. दैट इज व्हाई वी कंसिडर एरिस्टोटल एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. सिमिलरली फादर ऑफ बॉटनी जो है, फादर ऑफ बॉटनी इज कंसिडर्ड टू बी थियोफेरेस्टस. यानी कि थियोफेरेस्टस जो है ही इज द फादर ऑफ बॉटनी. अब अगर हम ज़ूलॉजी की बात करेंगे, ज़ूलॉजी का जो फादर है दैट इज एरिस्टोटल. यानी कि एरिस्टोटल जो है ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी. सिमिलरली थियोफेरेस्टस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ बॉटनी. अब आपने ये जाना कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में हम लाइफ यानी कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजी के फर्दर दो मेन ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज बॉटनी. Botany is that very branch of biology which deals with the study of plants, जिसमें हम plants के बारे में पढ़ते हैं. Second one is zoology. Zoology में हम animals के बारे में पढ़ते हैं including humans. अब ये जो biology है, biology का जो father है that is considered to be Aristotle. Aristotle is considered as the father of biology. Theophrastus is considered to be the father of botany, and Aristotle is considered as the father of zoology. It was introduction to biology. Now moving on to our main topic, that is the fundamental unit of life. अब ये जो fundamental unit of life है ये पहला चैप्टर है क्लास 9th बायोलॉजी का. Fundamental unit of life जो है it is actually nothing else than cell. सेल के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. अब ये जो सेल है, सेल हम देखेंगे सेल होती क्या है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर मौजूद है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. यानी कि जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग में, दैट इज नथिंग बट सेल. सेल जो है, सेल इज अ डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये सेल है, अगर हम डिफिनेशन पे जाएंगे, सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल structural and functional unit of life. Cell जो है, cell is the fundamental, structural and functional unit of life. अब ये fundamental क्या है? Fundamental जो है, fundamental means it is the basic unit of life. Basic unit of life यानी कि without cell life could not have been possible. जो भी living organism है वो cell का बना हुआ होता है. ठीक. Structural जो है यानी कि जो structure, the structure with which living organism is made of, it is actually made of cells. यानी कि जो living organism की body है, living organism का जो structure होता है, living organism का structure जो होता है, it is composed of cells. यानी कि cell forms the structure of living organisms. Now moving on to third one, that is functional unit. Functional यानी कि
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज फंक्शंस आर एक्चुअली परफॉर्म बाय सेल्स। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में काम, जो हमारी बॉडी काम करती है, वो सारे काम जो है दीज functions are performed by cells. For example, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, सेल में होती है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, इन सभी लाइफ प्रोसेस को जो है अंजाम देती है हमारी सेल। इसलिए हम बोलते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपने ये जाना सेल जो है इट इज द फंडामेंटल यानी कि बेसिक यूनिट जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। स्ट्रक्चरल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो भी काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। अब अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल a scientist namely रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ये एक साइंटिस्ट था, इसने पहली बार सेल को देखा। देखिए रॉबर्ट हुक जो है ही डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम। इसने क्या देखा, रॉबर्ट हुक टुक द कॉर्क ऑफ प्लांट। एक प्लांट है उसका कारक इसने लिया। कारक इज एक्चुअली अ सब्सटेंस व्हिच इज derived, which is taken from the bark of plant। bark of plant से उसने कारक जो है इट इज एक्चुअली द आउटर लेयर ऑफ bark। अपने जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर इसने bark of plant को जो है एनालाइज किया। जब इसने bark of plant को एनालाइज किया, bark में से कारक एक्चुअली यानी कि आउटर लेयर ऑफ bark, कारक को जब इसने एनालाइज किया, उसने वहाँ से क्या पाया, उसने छोटे छोटे जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स वहाँ से उसने एनालाइज किए, उसने वहाँ से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे रॉबर्ट हुक ने। यानी कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। कैसे डिस्कवर की, इसने bark ऑफ प्लांट लिया, bark में से जो कारक होता है आउटर लेयर ऑफ प्लांट, आउटर लेयर ऑफ bark एक्चुअली, कारक को उसने एनालाइज किया अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर। जब इसने कारक को एनालाइज किया, उसने वहाँ से क्या देखे, उसने वहाँ से छोटे छोटे जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे, जैसे रूम्स, छोटे छोटे रूम्स उसने देखे। इन्हीं छोटे छोटे रूम्स या इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो है जो रॉबर्ट हुक ने देखे, उनको इसने नाम दिया सेल्स, विच इज एक्चुअली अ ग्रीक टर्म। सेल जो है इट इज अ ग्रीक टर्म जिसका मतलब जो होता है वो एक्चुअली दीज कंपार्टमेंट्स होते हैं। यानी कि द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल गोज टू रॉबर्ट हुक। लेकिन जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने देखे, दीज वर एक्चुअली डेड सेल्स। ये जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने देखे कारक ऑफ प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर, दीज वर एक्चुअली डेड सेल्स, ये जिंदा सेल्स नहीं थे। ठीक, यानी कि द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल गोज टू रॉबर्ट हुक, बट द सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वर एक्चुअली डेड सेल्स, not living cells। ठीक, now moving on, another scientist came। दूसरा जो साइंटिस्ट है that is his name is Anton von Leeuwenhoek। Anton von Leeuwenhoek। Anton von Leeuwenhoek जो है, अच्छा रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवरी की थी, 1665 में। 1665 में उसने डेड सेल को एनालाइज किया। Anton von Leeuwenhoek was another scientist। In 1674, he was the first scientist who discovered a living cell। यानी कि पहली बार जो living cell है, living cell को पहली बार डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। इसने भी अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था 1674 में। इसने बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को स्टडी किया, जैसे इसने प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ को स्टडी किया, बैक्टीरिया को स्टडी किया, सिमिलरली स्पर्म सेल को भी स्टडी इसने किया। तो इसने पहली बार जो है लिविंग सेल को डिस्कवर किया कब, 1674 में। यानी कि अब आपने क्या जाना, रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द सेल, बट द सेल एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज अ डेड सेल। व्हेन डिड ही डिस्कवर दैट डेड सेल, इन 1665।
और एंटोन वैन लीeuwenhoek जो है, he was the first scientist who discovered a living cell. कब? 1674 में इसने पहली बार जो है लिविंग सेल को डिस्कवर किया. किसने? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने. Now moving on, फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. न्यूक्लियस, ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस विद इन द सेल, यानी कि पहली बार जो है न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. सिंस his credit for the discovery of nucleus goes to रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस जो होता है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल. आगे पढ़ेंगे हम, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही सेल के अंदर भी एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ऐसे ही डिस्कवरी आगे बढ़ती गई. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैथ्यूज स्क्लेडन. ये जो था, ये साइंटिस्ट, ही वाज ए जर्मन बॉटनिस्ट यानी कि he used to study about plants के बारे में ये स्टडी करता था. कौन? मैथ्यूज स्क्लेडन. कब? 1838 में इसने जब बहुत सारे प्लांट्स को देखे, बहुत सारे प्लांट्स को एनालाइज किया, इसने एक स्टेटमेंट दिया. इसने बोला all plants are made up of cells. यानी कि मैथ्यूज स्क्लेडन जो है ये एक जर्मनी का बॉटनिस्ट था. बॉटनिस्ट यानी कि ये प्लांट्स के बारे में स्टडी करता था. 1838 में इसने एक स्टेटमेंट दिया. इसने बोला कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स बने हुए होते हैं सेल्स के. ठीक. Another scientist, namely Theodor Schwann, in 1839. He was a British zoologist. यानी कि ये इंग्लैंड का था. थियोडोर शॉन जो है, since he was a zoologist, ये एनिमल्स के बारे में स्टडी करता था. इसने क्या देखा? एनिमल सेल को जब इसने एनालाइज किया, इसने देखा एनिमल में जो सेल होती है, इसमें आउटर जो कवरिंग होती है, इसने वो देखी और इस आउटर कवरिंग को उसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि थियोडोर शॉन ने जब एनिमल सेल को स्टडी किया, इसने देखा एनिमल में जो सेल होती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिस आउटर कवरिंग को इसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसने? थियोडोर शॉन. और जब इसने प्लांट्स के बारे में देखा, इसने देखा कि प्लांट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको इसने नाम दिया सेल वॉल. यानी कि सेल वॉल को भी पहली बार किसने देखा? थियोडोर शॉन ने बोला कि प्लांट्स में in addition to plasma membrane, plants contain an outer covering. Plant cell contains an outer covering known as cell wall. तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यूज स्क्लेडन एंड थियोडोर शॉन, these two together formulated the cell theory. यानी कि ये दो बंदे जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, यानी कि सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? सेल थ्योरी में स्क्लेडन और शॉन ने ये बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं सेल्स के. और ये भी उन्होंने बोला कि प्लांट्स हैव एन एडिशनल कवरिंग ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. यानी कि स्क्लेडन एंड शॉन together formulated the cell theory. इन दो, ये जो स्क्लेडन एंड शॉन थे, उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells.
एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यूज, टिश्यूज भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल टिश्यूज। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, उन्होंने ये बोली कि प्लांट्स हैव in addition to cell membrane, in addition to cell membrane, cell wall, प्लांट्स में जो है सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है एज एन outer covering. This was a cell theory formulated by Secleden and Schwann. Secleden was a botanist, Schwann was a zoologist. Secleden used to study about plants और Schwann जो है he used to study about animals. और जो उन्होंने फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी वो मैंने आपको बोली। उन्होंने ये बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ये बने हुए होते हैं सेल्स के और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के। उन्होंने ये भी बोला कि प्लांट्स हैव ए सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल्स में नहीं देखी जाती। ठीक, नाउ मूविंग ऑन। अब ये जो उन्होंने सेल थ्योरी दी सेक्लेडन एंड शॉन ने, ये सेल थ्योरी ये न बता सके कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मड। सिंस जो पुराने सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, डेड होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी होती है आफ्टर 120 डेज आरबीसी जो है डेड होती है, ऐसे ही बाकी जो सेल्स है वो भी डेड होते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये सेक्लेडन एंड शॉन ये न बता सके कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। और फिर दूसरा एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव जो है ये 1855 में इसने एक स्टेटमेंट दिया। इसने क्या स्टेटमेंट दिया? इसने बोला omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula, यानी कि new cells arise from the division and differentiation of pre-existing cells, यानी कि जो पुराने सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, फिर डिफरेंशिएट होते हैं और फिर नए सेल्स बनते हैं। ये जो स्टेटमेंट उसने दिया omnis cellula e cellula मीन्स जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और फिर नए सेल्स जो है नए सेल्स बनाते हैं। यानी कि ये जो रुडोल्फ विर्को है ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, इसने सेल थ्योरी को जो है मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को इसने therefore he gave the final shape to cell theory को इसने फाइनल शेप दी जिसमें हम आज बोलते हैं all living organisms are composed of cells। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स के बने हुए होते हैं और जो पुराने सेल्स है वो डिवाइड करते हैं फिर नए सेल्स बनते हैं। ठीक, फिर आगे जब हम देखते हैं आगे और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पुरकंजे कब आया? 1839 में। इसने एक टर्म दी ही coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इसने टर्म प्रोटोप्लाज्म को पहली बार कोइन किया। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल में लिविंग मटेरियल पाया जाता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज एक्चुअली द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। हम देखेंगे यहाँ पर हियर outer covering of the cell known as plasma membrane is the outer covering of most of the cells except plants, fungi and bacteria। bacteria plants में cell wall पाया जाता है, लेकिन in most of the cases plasma membrane is the outer covering of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा अभी मैंने आपको बोला रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और
सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारा जो जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर हम इन दो को कंबाइन करेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम कंबाइन करेंगे, इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये दोनों जो है लिविंग होते हैं। इन एडिशन टू दीज टू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो लिविंग, देयरफॉर अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कंबाइन करूंगा इनके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट यानी कि प्रोटोप्लास्ट में क्या आता है, जो लिविंग मटेरियल होता है सेल का, इसमें हमारे पास आते हैं एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरी बात सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। These all comes under प्रोटोप्लास्ट। लेकिन एक चीज जो प्रोटोप्लास्ट में नहीं आती है, दैट इज सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज एक्चुअली नॉन लिविंग। सेल वॉल नॉन लिविंग है, इसलिए मैं कह सकता हूँ प्रोटोप्लास्ट इंक्लूड्स everything except सेल वॉल। सेल वॉल के बगैर जो भी चीजें होती है सेल के अंदर, चाहे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। लेकिन सेल वॉल जो है, इट इज ए नॉन लिविंग outer covering of the cell in case of plants, fungi and bacteria। क्लियर? अब आपने प्रोटोप्लास्ट भी जाना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे ये जो सेल्स होते हैं, इनमें ये जो सेल होती है, सेल कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, एक ही सेल पाई जाती है, और ये एक सेल जो है पूरे काम, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल। चाहे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन या कोई और रेस्पिरेशन, जो भी काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास फॉर एग्जांपल एमोबा, सिमिलरली बैक्टीरिया, ऐसे ही पैरामीशियम और भी बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। इन दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और यही जो सिंगल सेल होती हैं, ये सारे फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल। सारे जो काम होते हैं उनकी बॉडी में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे काम जो है, these all functions are performed by single cell in case of unicellular organisms। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे पास एमोबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यीस्ट और भी बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। अब अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन्स की बात अगर हम करेंगे, ह्यूमन्स में जो है बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो एक ही काम, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं। बहुत सारी सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, दीज सेल्स फॉर्म टिश्यू। ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब ये जो बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं, these form organs of an organ of a multicellular organism। जैसे ह्यूमन्स की बात अगर हम करें, अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में माउथ, बकल केविटी
esophagus, then stomach, small intestine, large intestine. These together combine, these organs combine to form organ system, कैसे digestive system. अब ये जो organ system है, organ system जब combine करता है एक organism बनता है, यानी कि multicellular organism क्या होता है? Division of labor. Division of labor, यानी कि जो functions होते हैं जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह, एक्सक्रीशन, दीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक ही सेल होती है, सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल के, दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल. चाहे न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे अगर जिन ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनिमेट. जिनमें सेल नहीं देखी जाती है, जिनमें सेल नहीं देखी जाती उनको हम बोलते हैं इनएनिमेट, यानी कि नॉन लिविंग. अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे सेल में जो है outer covering of cell in most of the cases is none other than plasma membrane. यानी कि plasma membrane जो है it is the outer covering of the cell except bacteria, fungi and pollutants. ये जो plasma membrane होती है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं semi permeable membrane. Semi permeable membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, हम आगे देखेंगे. अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो पहली बात मैं यहां पर लिखूंगा, इट इज द outermost covering of the cell. It is the outermost covering of the cell except plant cell, fungi cell and bacteria. outermost covering जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल, फंजी और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? सेल वॉल. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. प्रोटीन्स और लिपिड्स का ये बना हुआ होता है. आगे आप पढ़ोगे सिंगर एंड निकोलसन मॉडल क्लास 11th में. लिपिड बाइलेयर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पर 9th में आपने याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. अब ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है ये क्या होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस. यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ सब्सटेंसेस को ये एंटर होने देता है सेल के अंदर. सारे सब्सटेंसेस को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर नहीं होने देता सेल के अंदर, या सारे सब्सटेंस को जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर नहीं निकलने देता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. सेमी क्यों? क्योंकि कुछ ही सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस को जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर या एग्जिट नहीं होने देता है सेल के अंदर या सेल के बाहर. इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमेएबल. एक होता है परमेएबल जो हर किसी को परमिट करेगा, हर किसी सब्सटेंस को अलाउ करेगा सेल के अंदर एंटर होने के लिए. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज सेमी परमेएबल. इट allows the entry of some of the substances, not all the substances within the cell. ठीक. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the entry and exit of some of the substances, not all the substances.
want all the substance within and out of the cell, ठीक। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर सेल में किसी चीज को अगर सेल के अंदर एंटर होना है या सेल के बाहर निकलना है, वो किसके थ्रू जाएगी? यानी कि कोई चीज अगर किसी चीज को एंटर होना है सेल के अंदर, वो इट एंटर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इट रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या अगर किसी चीज को सेल के बाहर जाना है, तो सेल के बाहर जाने के लिए भी इस चीज को परमिशन लगती है, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है अक्रॉस विद इन और आउटसाइड द सेल, वो किसके थ्रू होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस within and outside the cell occurs through plasma membrane। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके थ्रू कोई सब्सटेंस जो है एंटर या एग्जिट करता है। अगर किसी चीज को सेल के अंदर एंटर होना है, किसके थ्रू एंटर करेगा, एंट्री करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। या अगर किसी चीज को बाहर निकलना है सेल में, तो वो कैसे बाहर निकलेगा? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो होती है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट अकर्स, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस occurs via diffusion। यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं। मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू भी आगे हम पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, ठीक। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे हम। फिलहाल हम यहाँ पर समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो होती हैं विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल, इट occurs through प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये होती है बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक। अब ये जो डिफ्यूजन होती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल सेल को जो है ऑक्सीजन की जरूरत है, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, आगे हम देखेंगे। अब सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट में, आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल इज मोर और एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद इन द सेल इज लेस। अब जब बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, नाउ द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू विद इन द सेल। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव होंगे फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू विद इन द सेल वाया डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होते हैं सब्सटेंसेस, और इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि इन केस ऑफ डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब मूवमेंट होगी, जब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि along the concentration gradient, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन जो है, इसमें मूवमेंट होता है, सॉलिड भी मूव होता है, लिक्विड भी मूव होता है, और गैस की भी मूवमेंट होती है इन केस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन में क्या देखने को हमें मिलता है? डिफ्यूजन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब कोई सब्सटेंस मूव होता है हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं, यानी कि along the concentration gradient, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। यानी कि डिफ्यूजन जो है, इसमें मूवमेंट ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी
मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये जो डिफ्यूजन होता है, इट इज एक्चुअली अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि डिफ्यूजन खुद ब खुद होता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, ऑक्सीजन खुद ब खुद मूव करेगा। इसको हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन को मूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये खुद ब खुद मूव करेगा, इसलिए हम बोलते हैं डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक, अब ये जो डिफ्यूजन होता है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस और इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इट डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस। That is, it does not require energy for the transport of substances. Diffusion is actually a passive process. अब मैंने आपको एग्जांपल बोला, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, दिस ऑक्सीजन विल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस। लेकिन ऑक्सीजन को मूव करने में किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है, इट गोस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली, अगर सेल के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को भी हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? ऑस्मोसिस जो है, इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from high concentration to low concentration along semi-permeable membrane। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर। ऑस्मोसिस में क्या मूव होते हैं, सॉल्वेंट मूव होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्वेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ बीकर, अगर मैं इस बीकर में जो है वाटर डालूंगा और वाटर में NaCl यानी कि साल्ट या नमक डालूंगा, क्योंकि आपको पता ही है वाटर की हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं, वो साल्ट की कंसंट्रेशन हम कम लेते हैं। इन दिस केस वाटर जो है, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड दिस NaCl एक्ट्स एज अ सोल्यूट। ठीक, जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है एक सोल्यूशन के अंदर। Here I have taken the example of water as a solvent. Water is considered as a universal solvent. अब जब सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट वो चीज होता है एक सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जो दूसरी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे वाटर ने NaCl को डिसॉल्व किया अपने अंदर, इन दिस केस वाटर इज अ सॉल्वेंट। एक तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी चीज इसने NaCl को अपने अंदर डिसॉल्व किया, इसलिए वाटर को हम बोलते हैं हियर solvent। और NaCl जो है, it gets dissolved in the solvent, therefore it acts as a solute. Also the concentration of NaCl is less as compared to water, therefore NaCl acts as a solute and water acts as a solvent.
ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, along नहीं actually across. ये जो ऑस्मोसिस है, it is actually a type of diffusion. टाइप ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? पहली बात, डिफ्यूजन में सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और दूसरी चीज, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है ऑस्मोसिस के लिए. लेकिन अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती. सॉल्वेंट जो मूव होते हैं ऑस्मोसिस में फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मोस्टली वाटर जो है, वाटर मूव होता है इन केस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव होता है, डिफ्यूजन में सॉलिड भी मूव होता है, लिक्विड भी, गैस भी. ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्लियर? नाउ इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, आपको पता ही है प्लांट जो है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है. प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है. प्लांट के जो सेल्स होते हैं एपिडर्म, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल, आगे हम देखेंगे. रूट हियर जो है, रूट हियर पर होते हैं एपिडर्मल सेल्स. रूट हियर, सिंपल. रूट हियर जो होते हैं वो वाटर को जो है एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट के रूट हियर्स वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट हियर्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. इसमें क्या होता है? सॉइल में वाटर जो है, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. दिस वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स. इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. यानी कि वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन, यानी कि फ्रॉम सॉइल टू द रूट एपिडर्मल सेल्स और रूट हियर्स across semi-permeable membrane. It is an example of osmosis. या अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है, अगर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाटर जो है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दिस सेल विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द absorption of water from the external environment by the cell is also called osmosis. इसको भी हम osmosis क्यों कहेंगे? क्योंकि water की movement होती है from high concentration to low concentration across semi-permeable membrane. It is also a type of osmosis. ठीक. और ये osmosis जो होती है, osmosis is actually a type of diffusion. और osmosis जो होती है, it is also a passive transport. osmosis भी एक किस्म का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी. एनर्जी जो है, एनर्जी की इस्तेमाल नहीं होती है ऑस्मोसिस में भी. इसलिए ये भी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है. एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इट आल्सो दीस प्रोसेस आल्सो ओकर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्रू ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है होती है, ये प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है. नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे the difference between active and passive transport. Active and passive transport. यहाँ पर हम लिखेंगे active transport. Here we will write passive transport. अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है.
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, substances takes place from high concentration to low concentration, sorry, active transport movement of substance takes place from low concentration to high concentration. मुझे लगा मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लिखा है, इट इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कम से ज्यादा के ओर जो है सब्सटेंसेस मूव होते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर बाय ऑस्मोसिस, लेकिन प्लांट के रूट्स में मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स रूट्स में ज्यादा होते हैं, मिनरल्स रूट्स में ज्यादा होते हैं. मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम है, जैसे अमोनिया है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, दीज ऑल मिनरल्स आर प्रेजेंट विद इन द सॉइल. ये सॉइल में जो होते हैं ये मिनरल्स, सॉइल में मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन रूट्स में मिनरल्स की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती है. नाउ द रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स and the movement of minerals takes place from low concentration to high concentration. यहाँ पर जो है minerals move होते हैं from low concentration to high concentration, यानी कि from soil to roots, from soil to roots, from low concentration to high concentration. जब minerals move होते हैं इसमें लगती है आपकी energy in the form of ATP. इसमें energy लगती है in the form of ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यानी कि जब मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत पड़ती है ये मूवमेंट करवाने के लिए. जैसे मिनरल्स जो है, मिनरल्स मूव होते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद इन द रूट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन to low concentration, यानी कि from high concentration to low concentration, इसको हम बोलते हैं along the concentration gradient, along the concentration gradient. यहाँ पर from low concentration to high concentration, यानी कि against the concentration gradient, against the concentration gradient. Second point, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है मूवमेंट कराने के लिए सब्सटेंसेस की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. यहाँ पर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर. थर्ड पॉइंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस occurs, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इट occurs फास्ट, जल्दी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि एनर्जी लगती है ऑब्वियसली जल्दी ही होगा मूवमेंट. लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट जो है, मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट occurs स्लोली, ये धीरे धीरे जो है होती है. ट्रांसपोर्ट क्या होती है, स्लोली होती है. क्लियर. अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है इसमें
टू टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं या दो किस्म होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है, इसमें आप टाइप्स पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में आप पढ़ते हो, यहाँ पर आप पढ़ते हो ऑस्मोसिस के बारे में. अब ये जो मैंने आपको बोला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एटीपी डायरेक्ट लगती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं होती है, एटीपी इसमें. ठीक, ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके हम फिर असल में ये मुझे बोलना था, इसलिए मैंने बोला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसके फर्दर दो टाइप्स, एक को बोलते हैं हम सिम्पोर्ट, दूसरे को हम बोलते हैं एंटीपोर्ट. सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. अगर हम 9th की बात करेंगे, एक्चुअल में मुझे क्या बोलना है, हमारी बॉडी में जो है, और मैं पहले मिटा देता हूं, हमारी बॉडी में जो है न्यूरॉन जो होते हैं, नर्व सेल्स विच आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, न्यूरॉन्स में एक पंप चलता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज ए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें एनर्जी यूज होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं. इट रिलाइज एक्चुअली ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होता है. आगे आप पढ़ोगे. इसमें क्या होता है, 3 सोडियम जो है, 3 सोडियम बाहर निकलते हैं, न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर निकलते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस न्यूरल मेम्ब्रेन, 3 सोडियम मूव आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम जो है, 2 पोटेशियम मूव विद इन द न्यूरल मेम्ब्रेन. 3 सोडियम मूव आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम मूव विद इन द न्यूरल मेम्ब्रेन. इसको हम ये जो है दिस सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज एक्चुअली एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट रिक्वायर्स एनर्जी. लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट इट इज एक्चुअली एन एंटीपोर्ट यानी कि सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट. सोडियम goes outside, potassium enters within the neural membrane. Here direction of the ions is opposite, therefore we say it is an example of antiport. It is actually an active transport, लेकिन it is an antiport. ठीक, एंटीपोर्ट में जो है एक आयन बाहर निकलता है, एक अंदर एंटर करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ आयन्स occurs in opposite direction. इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है, इट इज एक्चुअली ए सिम्पोर्ट. ये क्या है, सिम्पोर्ट यानी कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज ए मेम्ब्रेन, सोडियम भी एंटर होता है, ग्लूकोज भी जो है एंटर होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सोडियम भी मूव होता है और ग्लूकोज भी मूव होता है. इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. इट इज एक्चुअली ए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट इट इज आल्सो ए सिम्पोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो टाइप है सिम्पोर्ट, इट इज ए सिम्पोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इसको हम बोलते हैं. यहाँ पर सोडियम जो है इट इज कॉल्ड ड्राइविंग आयन, और ग्लूकोज को हम बोलते हैं ड्रिवन स्पीशी.
ड्रिवन स्पीशीज। ठीक, अब आपने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें डिफरेंस क्या होती है, और आपने ये भी जाना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी में आपने देखा सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, और एग्जांपल्स भी आपने देखे। तो यहाँ से जो है हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो है और भी है, लेकिन फिलहाल 9th के लिए इतना काफी है। अब हम आगे की ओर देखेंगे। अभी जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट ओकर्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं सेल में। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले हम देखेंगे, अगर सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, you know the movement of water will take place from high concentration to low concentration across the plasma membrane या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जब वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। नाउ इन हियर ये जो सेल है इसमें क्या होता है? ऑस्मोटिक विड्रॉवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यानी कि वाटर सेल से बाहर निकलता है। सेल से जो है वाटर बाहर निकलता है। जब वाटर सेल से बाहर निकलता है बाय ऑस्मोसिस, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। जब वाटर जो है सेल से बाहर निकलता है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस। यानी कि जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है, बाहर कम है, मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि इट इज द ऑस्मोटिक विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। सेल जो है वाटर को लूज करता है। हियर इट इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। Second condition, if I have a cell here, अगर सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये द मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू विद इन द सेल। इन दिस केस ये जो सेल होती है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर। जब सेल एब्जॉर्ब करती है वाटर बाय ऑस्मोसिस, इसको हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस, it is the osmotic entry of water within the cell। जब सेल में वाटर जो है एंटर करता है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। एंड एक्स ऑस्मोसिस जो है इट इज द ऑस्मोटिक withdrawal of water from the cell। जब सेल जो है वाटर लूज करता है, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस। जैसे मैंने आपको बोला, अगर सेल में वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है, वाटर मूव करेगा फ्रॉम सेल टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। अगर सेल में वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा है, वाटर मूव करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू विद इन द सेल अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंड ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर सेल के अंदर एंटर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Second one is hypotonic solution, and the third one is isotonic solution।
isotonic solution. If I talk about hypertonic solution, hypertonic solution में क्या होता है? If I have a solution आपको पता है ये solution कैसे बनता है? जब solvent जिसकी concentration ज्यादा होती है और solute जिसकी concentration कम होती है, आपस में मिलते हैं, these form solution. ये क्या बनाते हैं? Solution. अब हमारे पास एक solution है, solution में solute ज्यादा है. Solute क्या है? ज्यादा. अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन. क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन. यानी कि अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम ही होगा. हाँ, सोल्यूट से ज्यादा होगा. ऑब्वियसली सोल्यूशन कब बनता है? जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सोल्यूट की कम होगी. सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सोल्यूट से, लेकिन सोल्यूट जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर है, वाटर में मैं शुगर डालता हूं. अगर मैं बहुत सारा शुगर डालता हूं वाटर में, तो ये जो शुगर होता है ये वाटर में डिसॉल्व होता है. लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैं और ऐड करूंगा शुगर, कुछ देर के बाद ये जो शुगर है इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर, क्योंकि अब और शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Here in this case solute is also solute बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Hypertonic solution. If I take a cell and place the cell in the hypertonic solution, अगर मैं सेल को लूंगा और सेल को कहां पर रखूंगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? solute ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है. और सेल को जब मैं लूंगा, सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करूंगा, सेल के अंदर वाटर जो है ज्यादा है, solute जो है solute कम है सेल के अंदर. The movement of water will take place from cell to external environment. From cell to external environment जब movement of water होगा, इसको हम बोलते हैं in this case X osmosis will take place, क्योंकि water जो है वाटर सेल से बाहर निकलेगा. जब वाटर सेल से बाहर निकलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा, इसको हम बोलते हैं X osmosis. And if the cell is placed in the hypertonic solution, the cell will lose its water. Cell जो है water loss करेगा to external environment. जब cell water loss करेगा, ये जो cell है, cell का size जो है वो कम हो जाएगा. As a result हम कहते हैं cell जो है वो shrink, यानी कि सिकुड़ जाएगी. cell जो है सिकुड़ जाएगी, cell shrink कर जाएगी, cell का size decrease होगा. In case of hypertonic solution, what happens is cell जो है, cell का size decrease होता है. हम बोलते हैं cell जो है सिकुड़ जाती है, cell shrink हो जाती है in hypertonic solution. Hypertonic solution में जो है water जो है water बाहर निकलता है cell से. Hypertonic solution क्या होता है? जिसमें solute ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है solute, इसको हम बोलते हैं hypertonic solution. Now hypotonic solution में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसका अपोजिट, सोल्यूट जो है सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है. ऑलरेडी सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है, सोल्यूट कम है. अगर मैं एक सेल को लाऊं, सेल को प्लेस करूं कहां पर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल के अंदर वाटर कम होता है और वाटर जो है एंटर होता है सेल के अंदर. जब वाटर सेल के अंदर एंटर होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन. और जब वाटर सेल के अंदर एंटर होगा, सेल जो है इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल जो है फूल जाती है, स्वेल हो जाती है इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. Now if I talk about isotonic solution में क्या होता है? जितना सोल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर होता है, इतना ही सोल्यूट सेल के अंदर होता है. यानी कि जितना सॉल्वेंट सेल के अंदर होता है, इतना ही सॉल्वेंट सेल के बाहर होता है. यानी कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जितना सॉल्वेंट सेल के अंदर है उतना ही बाहर सॉल्यूशन में भी है. इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Isotonic solution. These were the types of solutions: hypertonic, hypotonic and isotonic. अब आप लिख सकते हो hypertonic solution में the amount of solute is more in the solution. If a cell is placed in the hypertonic solution, the osmotic withdrawal of water will take place. यानी कि X osmosis होगा. जब X osmosis होगा, cell water lose करेगा, cell जो है shrink करेगी, यानी कि cell का size कम होता जाएगा. Hypotonic solution में solute कम होता है
और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और वाटर में जो सॉल्वेंट होता है वो कम होता है. The osmotic entry of water will take place in case of hypotonic solution. As a result, cell will get swelled, cell का size increase हो जाएगा in case of hypotonic solution. In case of isotonic solution, the amount of water present in the solution is equal to the amount of water present within the cell. Here, the net movement of water will not take place within the cell or outside environment. इसको हम बोलते हैं isotonic solution. Isotonic solution. आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे.